हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल MNP विद्याशाला। लास्ट टाइम हमने थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि थॉमसन के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी, जिसके बाद रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया और उन कमियों को सुधारा। तो हम पढ़ेंगे आज रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। तुमने क्या लिखा है आप लोग भी नोट कर सकते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि परमाणु कैसा होता है, परमाणु की संरचना कैसी होती है, वो किस प्रकार से अवस्थित होता है, उसमें क्या क्या कण पाए जाते हैं, इनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए रदरफोर्ड ने 1911 में कुछ प्रयोग किए। प्रयोगों में क्या किया उन्होंने? रेडियोएक्टिव पदार्थ पोलोनियम लिया। पोलोनियम एक रेडियोएक्टिव पदार्थ होता है और उससे निर्गत अल्फा कणों की बौछार उन्होंने सोने की पतली पन्नी पर कराई और ज्ञात किया कि सोने के परमाणुओं से टकराने के बाद अल्फा कण कहाँ और कितनी संख्या में बिखरते हैं। समझ में आप लोगों को? उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सोने की पतली पन्नी ली और उस पर अल्फा कणों की बौछार कराई। हम चित्र में देख सकते हैं, अभी आपको चित्र दिखाती हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से जो रदरफोर्ड थे उन्होंने अल्फा कणों की बौछार कराई। ये हमारे अल्फा कण हैं, ठीक है। जब उन्होंने अल्फा कणों की बौछार कराई तो उन्होंने ये देखा, इस पर अध्ययन किया कि जो अल्फा कण है वो किस प्रकार से उसमें बिखरते हैं, भेद कर निकलते हैं, क्या होता है। तब उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण जो है वो धातु की पन्नी में निकलते समय उनमें कोई भी विचलन नहीं होता, यानी कि वो बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं। देखिए, अधिकांश अल्फा कण थे जो वो धातु की पन्नी से निकलते समय उनमें कोई भी विचलन नहीं होता है। यानी कि इससे रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु में अधिकांशतः रिक्त स्थान होता है, यानी कि खाली स्थान होता है, तभी तो वो उसको भेद करके निकल गए। दूसरा, उन्होंने बताया कि कुछ अल्फा कण होते हैं जो पन्नी से टकराते हैं और प्रतिकर्षित होकर के वापस लौट जाते हैं। पन्नी से टकराए, ये देखिए आप चित्र में साफ दिख रहा है, पन्नी से टकराए और टकरा करके वापस लौट जाते हैं। तो इससे उन्होंने देखा, ये सिद्ध किया, ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में कुछ धनावेशित और भारी कण भी होते हैं, जिस वजह से अल्फा कण पन्नी से टकराते हैं और वापस लौट जाते हैं। तीसरा, उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण होते हैं जिनके मार्ग में विचलन होता है। ये देखिए, आप पन्नी से टकराए और विचलित हो गए, पन्नी से टकराए और विचलित हो गए। तब उन्होंने ये भी देखा कि ऐसे कण जो हैं ये बहुत कम है, यानी उन्होंने देखा कि धनावेशित और भारी कणों द्वारा घेरा गया स्थान जो है वो बहुत कम होता है, तभी जो अल्फा कण है वो पन्नी से टकराते हैं और विचलित हो जाते हैं। अब आप लोग वीडियो पॉज करके ये जो 3 निष्कर्ष मैंने अभी बताए हैं इनको अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। ये परीक्षा में लिखना आवश्यक होता है, यही परीक्षा में पूछा जाता है। तो जब उन्होंने ये तीनों निष्कर्ष निकाल लिए तब उन्होंने कुल मिलाकर के एक सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि परमाणु का लगभग समस्त भार और कुल धनावेश उसके केंद्र में एक सूक्ष्म आयतन में स्थित होता है और परमाणु के इसी भाग को उसका केंद्रक या नाभिक कहते हैं। रदरफोर्ड ने इसे केंद्रक बताया था, जिसे हम अभी नाभिक कहते हैं। उस समय केंद्रक ही कहते थे उसको, क्योंकि नाभिक की खोज नहीं हुई थी। अब जब रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाल लिया, उन्होंने अल्फा कणों के प्रकीर्णन से कुछ बातें सिद्ध की और अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड का मॉडल क्या कहता है कि परमाणु गोलाकार है, अति सूक्ष्म है और विद्युत उदासीन है। उन्होंने कहा कि परमाणु का समस्त धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में एक सूक्ष्म आयतन में संचित रहता है और परमाणु के इस भाग को ही परमाणु का नाभिक या केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, अभी चित्र में दिखाया था आपको, एक बार फिर से देखिए। इस तरह से ये नाभिक है। उन्होंने कहा कि परमाणु का समस्त धनावेश और समस्त द्रव्यमान इसके केंद्र में यहाँ स्थित रहता है, संचित रहता है और इसी भाग को हम नाभिक कहते हैं। उन्होंने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। परमाणु के प्रोटॉन जो होते हैं उन्होंने कहा नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के बाहर होते हैं, ऐसा रदरफोर्ड ने बताया। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग से
अगला मॉडल का रूप बताया कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर विभिन्न पथों पर घूमते हैं, जिन्हें उनकी कक्षाएं कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं, ऐसा रदरफोर्ड ने बताया। लेकिन रदरफोर्ड ने अभी भी बहुत कुछ नहीं सिद्ध कर पाया था। उनके प्रयोग में अभी भी कुछ कमियां थीं। उन्होंने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, कितने घूमते हैं, कौन सी कक्षा में घूमते हैं, इस बारे में रदरफोर्ड ने कुछ भी नहीं बताया था। अब रदरफोर्ड के मॉडल में जो भी कमियां रह गई थी उन पर बोहर का परमाणु मॉडल आया। मीन्स उनकी कमियों को दूर करते हुए बोहर ने अपना परमाणु मॉडल दिया। हालांकि बोहर ने जब अपना परमाणु मॉडल दिया तो उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ भी चेंज नहीं किया था, बस कुछ परिवर्तन के साथ कुछ और अनुमान लगाए थे। बोहर ने बताया कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में और निश्चित संख्या में घूमते हैं। बोहर ने बताया, रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से घूमते हैं। लेकिन जो बोहर थे उन्होंने बताया कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में और एक निश्चित संख्या में घूमते हैं, और इन कक्षाओं को हम कोश कहते हैं। ये देखिए आप चित्र में, ये नाभिक है और इसके चारों ओर ये इसकी जो कक्षाएं हैं इन्हें कोश कहा जाता है। उन्होंने KLMN इस तरह से उनको नाम दे दिया। उसके बाद बोहर ने बताया किसी एक निश्चित कक्षा में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं समान होती हैं, यानी सभी तो बोहर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित कक्षा में घूमते हैं और सभी की जो ऊर्जाएं होती हैं वो समान होती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, यानी इस क्रिया में ऊर्जा का कोई भी ह्रास नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं को उन्होंने KLMN या 1 2 3 4 इस प्रकार से अंकों द्वारा प्रदर्शित कर दिया था। तो ये था हमारा बोहर का परमाणु मॉडल। उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में ही कुछ संशोधन किए थे। अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे और आपने वीडियो देखा पूरा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी कमी लगी हो, मुझे क्या सुधार करना चाहिए या आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं। और इसके अलावा प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।